हेलो बच्चों, नमस्कार। क्या हाल चाल? बढ़िया। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पीसीएम मंत्रा में। काफ़ी दिनों के बाद क्लास 10th का आज क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। फिजिक्स हम पढ़ेंगे आज, और हम बेसिकली बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड वाले चैप्टर से। वैसे लाइट सभी लोग पढ़ चुके होंगे, और हम आज के सेशन में पूरा टोटली बात करने वाले हैं वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र जितना है उसके आवेश, वैद्युत धारा वाला चैप्टर जो है आपका, उस पर बात करेंगे। वैद्युत धारा क्या है, आवेश क्या है, हाई स्कूल में आपका क्या दिया हुआ है, इसमें कौन कौन से टॉपिक हमको पढ़ना है वैद्युत धारा वाले चैप्टर में, इसको अच्छे तरीके से समझेंगे और पढ़ेंगे। ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किस किस चैप्टर को इसमें पढ़ना है, और इस वाले चैप्टर में, आज के चैप्टर में हमको कौन कौन से हेडिंग पढ़ना है। तो ध्यान देंगे। सबसे पहले तो आप जानेंगे, हेडिंग बना लेते हैं इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट बोले तो विद्युत धारा। विद्युत धारा, ठीक है ना। वैद्युत धारा में आप सबसे पहले पढ़ेंगे आप आवेश के बारे में, चार्ज के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद से आवेश के प्रकार पढ़ लेंगे आप। आवेश कितने हैं? धनात्मक आवेश, धनात्मक और ऋणात्मक, दो तरह के आवेश पढ़ेंगे, ठीक है। और उसके बाद से पढ़ेंगे आवेश संरक्षण का सिद्धांत। आवेश संरक्षण का सिद्धांत। उसके बाद से आप पढ़ेंगे विभव पढ़ेंगे। उसके बाद विभवांतर पढ़ेंगे, और साथ ही में आपको प्रतिरोध पढ़ना है। उसके बाद से आपको पढ़ना है आंतरिक प्रतिरोध। आंतरिक प्रतिरोध के बाद हम पढ़ेंगे विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध और प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों का संयोजन दो क्रम में है, एक श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम, और दूसरा है समांतर क्रम। समांतर क्रम, ठीक है ना। और इसके बाद एक टॉपिक और पढ़ेंगे हम, ओम का नियम। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ओम का नियम। ये जितने भी टॉपिक हैं यूपी बोर्ड एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। आप अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है। और इनमें से 7 नंबर में आपको देखने को मिलेंगे प्रश्न पत्र में यूपी बोर्ड के। सीबीएसई बोर्ड में भी आएगा, वो इंग्लिश मीडियम में आएगा। इंग्लिश में आप चाहेंगे तो डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। इतना सारा हेडिंग हम आज के वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आवेश का। आवेश क्या है? आवेश वह कारक है जो दो बिंदुओं के बीच विभवांतर उत्पन्न करता है, वैद्युत आवेश कहलाता है। आवेश कैसे उत्पन्न होता है? आवेश फ्रिक्शन से, अगर बात करते हैं कि अगर कोई कलम है, अगर आप देखे थे कि कलम को लेकर के बाल में रगड़ते थे और उसको छोटे छोटे टुकड़ों के पास ले जाते थे कागज के, तो वो आकर्षित कर लेता था, ठीक है ना। और ये होता क्या था? इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर। और इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर क्या है? आप जानते ही हैं कि जिस पदार्थ से जितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है दूसरे पदार्थ में, तो पहले पदार्थ में उतना ही पॉजिटिव चार्ज, और जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है उतना ही नेगेटिव चार्ज हो जाता है, ठीक है ना। ये क्लास 9th में आप पढ़ चुके हैं
कि किसी भी तत्व के आउटर सेल से जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते थे, जितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते थे उतना ही उस पर प्लस चार्ज आ जाता था, और जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता था जितना उस पर माइनस चार्ज आ जाता था। ये वही चार्ज है, वही आवेश है। तो ऐसा भी डिफाइन कर सकते हैं कि जो धारा के मान को परिपथ में निरंतर बनाए रखता है वैद्युत आवेश कहलाता है। ठीक ना, वह कारक जो वैद्युत परिपथ में धारा के मान को निरंतर बनाए रखता है वैद्युत आवेश कहलाता है। ठीक है ना, तो वह कारक जो वैद्युत परिपथ में धारा के मान को निरंतर बनाए रखता है वैद्युत आवेश कहलाता है। आवेश दो प्रकार का होता है। आवेश दो प्रकार का होता है। एक होता है धनावेश और एक ऋणावेश। धनावेश और ऋणावेश, ठीक है ना। जिस पर प्लस चार्ज होता है वह धनावेश होता है, जिस पर माइनस चार्ज होता है वह ऋणावेश होता है। चीजों को समझ लेते हैं। जैसे धनावेश क्या है और ऋणावेश क्या है। बताए हैं आपको कि जिस पदार्थ से जितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है तो उस पर जितना चार्ज आता है वह धनावेश होता है, और जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है, ग्रहण कर लेता है, वो ऋणावेश होता है। ठीक है, तो अगर प्लस प्लस आवेश है दो तो ये प्रतिकर्षण होता है। क्या होता है? प्रतिकर्षण। अगर दो आवेश माइनस माइनस हैं तब भी क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है। ठीक है ना। अगर प्लस माइनस चार्ज है तो क्या होता है? आकर्षण होता है। क्या होता है? आकर्षण। अगर माइनस प्लस है तब भी क्या होता है? आकर्षण होता है। ठीक है, आकर्षण होता है। ठीक है ना। तो ये है आवेश का डिफिनेशन। आवेश वह कारक है जो वैद्युत परिपथ में धारा के मान को निरंतर बनाए रखता है, वैद्युत आवेश कहलाता है। आवेश दो प्रकार का होता है, धनावेश और ऋणावेश। बात समझ रहे हैं? नोट में लिख सकते हैं, जिस पदार्थ से जितना इलेक्ट्रॉन निकलता है उस पदार्थ में उतना ही धनावेश उत्पन्न होता है तथा जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उसमें उतना ही ऋणावेश हो जाता है, आ जाता है। ठीक है ना। तो ये चीजें हैं। उसके बाद से हम पढ़ेंगे, आवेश पढ़ लिए। आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या होता है इसे भी समझ लीजिए। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, आवेश संरक्षण का सिद्धांत। आवेश संरक्षण का सिद्धांत। तो आवेश संरक्षण का सिद्धांत, आवेश को न तो बनाया जा सकता है और न ही इसे नष्ट किया जा सकता है। इसे केवल एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में
स्थानांतरित किया जा सकता है, किया जा सकता है। डिटेल में आप क्लास 12th में जाएंगे तो फर्स्ट चैप्टर में आप पढ़ेंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से चार्ज के उत्पन्न करने के कौन कौन से तरीके होते हैं, ठीक है ना। तो लेवल में हाई स्कूल के स्टैंडर्ड में जितना है उतना ही पढ़िए, ठीक है। आपको इससे ज़्यादा अधिक नहीं मिलेगा। हाँ, एक चीज़ और मिलेगा आपको, जब बिल्ली की खाल और आबनूस की छड़ को रगड़ते थे, कांच से रगड़ते थे आबनूस की छड़ और बिल्ली की खाल को, तो उस तरफ पे धनावेश उत्पन्न होता था, इलेक्ट्रॉन उससे ट्रांसफर हो जाते थे और फिर दोनों को पास में लाते थे तो दोनों एक दूसरे से दूर हटता था। इसका मतलब ये हुआ कि पॉजिटिव जो भी धनावेश हैं सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण, और जब प्लस और माइनस वाले को एक पास लाया गया तो आकर्षण हुआ, अर्थात विजातीय आवेशों में जो है आकर्षण होता है। ये चीजें आप पढ़ेंगे, ठीक है ना। इसको स्क्रीनशॉट कर लेंगे, ठीक है, ओके। अब हम पढ़ेंगे चालक पदार्थ। चालक पदार्थ, इसमें दो चीजें पढ़ेंगे आप, एक पढ़ेंगे सुचालक और एक पढ़ेंगे कुचालक। तो सुन लीजिए, सुचालक क्या होता है, जिसमें वैद्युत धारा, ऐसे पदार्थ जिसमें वैद्युत धारा प्रवाहित किया जा सके सुचालक पदार्थ होते हैं, और ऐसे पदार्थ जिसमें वैद्युत का प्रवाह नहीं होता है उसे हम कुचालक पदार्थ कहते हैं। जैसे लकड़ी हो जाएगा, कागज हो जाएगा, गत्ता हो जाएगा, मोम हो जाएगा, ठीक है ना। और सुचालक पदार्थ में जितनी भी धातुएं हैं वो हो जाएंगी, ठीक ना। लोहा हो जाएगा, कापर हो जाएगा, चांदी हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें ये सभी में हम क्या कर सकते हैं, करंट फ्लो कर सकते हैं, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे वैद्युत धारा की। वैद्युत धारा, वैद्युत धारा क्या है, वैद्युत परिपथ में आवेश के प्रवाह होने की समय दर को वैद्युत धारा कहते हैं, ठीक है ना। इसे I से लिखते हैं, इसे I से लिखते हैं। इसका मात्रक एम्पियर होता है, एम्पियर होता है। ध्यान देंगे, अगर किसी चालक में Q आवेश 30 सेकेंड तक प्रवाहित हो तो उसमें धारा क्या होगी, लिखेंगे। माना किसी चालक में 30 सेकेंड में Q आवेश प्रवाहित हो तब वैद्युत धारा I इक्वल टू Q बटे टी, I इक्वल टू Q बटे टी, अर्थात कह सकते हैं आवेश प्रवाह होने की समय दर को वैद्युत धारा कहते हैं, ठीक है ना। I का यूनिट यहां से क्या होगा, I का जो मात्रक होगा वह कूलाम होगा और टाइम का मात्रक सेकेंड हो जाएगा, और इसे हम लिख देंगे, क्या लिख देंगे, एम्पियर। इसे हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है ना। इसे हम किससे लिखेंगे, एम्पियर को ऐसे लिखते हैं। वैद्युत आवेश को हम किससे डिनोट करते हैं, क्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। जैसे इलेक्ट्रॉनों की संख्या दिया हो तब लिख लेंगे
इलेक्ट्रॉनों की संख्या दिया हो तब वैद्युत धारा I इज इक्वल टू क्यू गुणे I इज इक्वल टू क्यू बटे टी और Q इज इक्वल टू N इंटू ई बटे टी, अर्थात I इज इक्वल टू हम लिख लेंगे एन ई अपान टी, ठीक है ना, एन गुणे ई अपान टी। 1 माइक्रो एम्पियर बराबर 1 माइक्रो एम्पियर इज इक्वल टू 10⁻³ एम्पियर, ठीक है ना। 1 मिली एम्पियर 1 माइक्रो एम्पियर 10⁻6 एम्पियर, ठीक है। और 1 मिली एम्पियर बराबर 10⁻³ एम्पियर। ये न्यूमेरिकल लगाने में काम आएगा। 1 माइक्रो एम्पियर इज इक्वल टू 10⁻6 एम्पियर और 1 मिली एम्पियर बराबर 10⁻³ एम्पियर, मेगा एम्पियर आएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से इसके बाद से न्यूमेरिकल इस पे कैसे देगा, आपको सवाल देगा कि यदि किसी चालक में Q कूलाम का आवेश 10 कूलाम का आवेश अगर 2 सेकंड तक प्रवाहित हो तो वैद्युत धारा की गणना कीजिए, ठीक है ना। तो फार्मूला हम यही यूज करेंगे, I इज इक्वल टू क्यू बटे टी, अर्थात Q का मान 10 है और टाइम 2 है तो 2 × 5 = 10, कितना एम्पियर हो जाएगा 5 एम्पियर, कितना एम्पियर 5 एम्पियर। बहुत आसान है, कह देता है इस तरह से भी सवाल देता है कि 1 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या की गणना कीजिए। तो आप जानते हैं, नोट में इसको बना लेंगे, इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है E इज इक्वल टू -1.6 गुणे 10⁻19 कूलाम होता है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन का, और प्रोटॉन का प्लस में होता है, ठीक है। ये क्लास 9th में एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ चुके हैं। कितना होता है प्रोटॉन का प्लस में, ठीक है ना, 1.6 गुणे 10⁻19 कूलाम। ध्यान देंगे कि कह देगा क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन देगा, कह देगा कि 1 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या का गणना कीजिए। n बराबर पूछेगा कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो n बराबर पूछेगा कितने इलेक्ट्रॉन 1 कूलाम दिया रहेगा, तो वहां पे E का मान हम 1.6 गुणे 10⁻19 ले लेंगे, ठीक है ना। तो 1.6 गुणे 10⁻19 कूलाम, इसका मतलब ये हुआ कि हम जानते हैं कि Q बराबर फार्मूला होता है N इंटू ए, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है ना, आवेश का क्वांटीकरण। तो N बराबर हो जाएगा Q बटे E, Q का मान 1 कूलाम और 1.6 गुणे 10⁻19, अर्थात N बराबर हो जाएगा 10 पे पावर प्लस में 19 और यहाँ 1.6, अर्थात दशमलव हटा देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 100 और गुणे 10 पर हो जाएगा 18 बटे 16, तो 16 से भाग कर देंगे 100 में, यानी कि आ जाएगा आपका 6.25, अर्थात 16 × 6 = 96 होगा, 4 बचेगा, ठीक है, तो 40 हो जाएगा, 16 × 32 और उसके बाद से फिर 16 × 25 80 हो जाएगा और गुणे 10 पर 18 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इतने इलेक्ट्रॉन होंगे। इस तरह से सवाल आपको पूछेगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछेगा, ठीक है, और आवेश दे देगा। जानते हैं अगर 3 राशियां हैं तो कोई 2 राशियां दिया रहेगा, तीसरा आपसे पूछेगा। तो इस तरह से वैद्युत धारा वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। इस पे न्यूमेरिकल इसी बेस पे बनेंगे, आवेश दिया रहेगा और उसके बाद से जो है टाइम दिया रहेगा। ये चेंज कर सकता है इनका यूनिट, टाइम जो है मिनट में दे सकता है, आवेश को कूलाम में देगा, ठीक है, तो उसको सेकंड में चेंज कर लेंगे। इस तरह से सवाल को सॉल्व करेंगे।
अब बात करते हैं हम पोटेंशियल की, विभव की। विभव क्या होता है? पोटेंशियल, पोटेंशियल विभव अनंत से किसी टेस्ट चार्ज को, परीक्षण आवेश को या किसी आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर, अनंत से किसी आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाता है। इसे V से लिखते हैं। V इक्वल टू W बटे Q होता है। V इक्वल टू क्या होता है? W बटे Q। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी चार्ज को अगर इनफाइनाइट से, बहुत दूर से अगर हम लाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के भीतर लाते हैं, तो हमको जो वर्क करना पड़ता है वही क्या कहलाता है? इस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाता है। अर्थात लिख देंगे किसी बिंदु आवेश को, किसी बिंदु आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाता है। वैद्युत विभव कहलाता है। इसे V से लिखते हैं। V से लिखते हैं, जैसा कि देख रहे हैं, V इक्वल टू W बाई Q। ठीक है, किसी भी बिंदु तक, मान लीजिए बिंदु P है तो यहाँ VP इक्वल लिख देंगे W बटे Q। और जानते हैं अनंत पर किसी भी जो पॉइंट होता है, अनंत पर जो विभव होता है वह शून्य होता है। अनंत पर विभव कितना? शून्य। तो डिफरेंस निकालेंगे तो VP माइनस V जीरो, V इनफाइनाइट इज इक्वल टू W बटे Q होगा। मतलब यहाँ से इस चार्ज को यहाँ से बिंदु P तक लाने में जो वर्क होगा, ठीक ना, कहाँ से? इनफाइनाइट से P तक लाने में किया गया कार्य बटे Q। तो ये हम जानते हैं जीरो होता है। अर्थात इस पॉइंट पर जो विभव होगा W बटे Q होगा। इसको अगर Q नॉट भी लिख सकते हैं। Q नॉट ये भी एक चार्ज ही है, बोलते हैं इसको परीक्षण आवेश। नोट में लिखेंगे परीक्षण आवेश क्या होता है? वह आवेश जो नगण्य वैद्युत क्षेत्र बनाता है, परीक्षण आवेश कहलाता है। इसे Q नॉट से लिखते हैं। इसे किससे लिखते हैं? Q नॉट से। ठीक है ना। आपको जैसा अच्छा लगे आप Q भी लिख सकते हो, Q नॉट भी लिख सकते हो। ठीक है ना। आप इंटरमीडिएट में जाओगे तो इसको विस्तार से पढ़ोगे। ठीक, तो Vp इक्वल टू क्या हो जाएगा? W बाई Q। यहाँ से अगर हम इसकी यूनिट की बात करते हैं, V इक्वल टू W बाई Q नॉट की, तो V का जो मात्रक होगा, यूनिट जो होगा, W बटे Q नॉट का यूनिट होगा। अर्थात W वर्क है तो जूल और ये कूलम, अर्थात हो जाएगा जूल प्रति कूलम। इसे बोल सकते हैं हम वोल्ट। क्या बोल सकते हैं? वोल्ट। V का मात्रक क्या हो जाएगा? विभव का जो मात्रक होगा वह क्या हो जाएगा? वोल्ट हो जाएगा। और डिफाइन करने के लिए देता है कि 1 वोल्ट को परिभाषित कीजिए। इंपॉर्टेंट है, 1 वोल्ट को परिभाषित कीजिए। 1 वोल्ट किसे कहते हैं? 1 वोल्ट किसे कहते हैं? तो ध्यान से देखेंगे ये फार्मूला।
V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू नॉट है, V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू नॉट है, अर्थात Q इज इक्वल टू क्यू नॉट इज इक्वल टू अगर 1 कूलम हो और W इज इक्वल टू 1 जूल हो, अर्थात हम कह सकते हैं कि 1 कूलम आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक ले जाने में अगर 1 जूल कार्य करना पड़े, अगर 1 जूल कार्य करना पड़े तो उस बिंदु पर जो विभव होगा वह कितना कहलाएगा? 1 वोल्ट कहलाएगा। कितना कहलाएगा? 1 वोल्ट। बात समझ रहे हैं ना? 1 कूलम आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक, अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य 1 वोल्ट होगा। ठीक है ना? 1 कूलम आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर 1 वोल्ट कहलाएगा। तो ये 1 वोल्ट का डिफिनेशन हो गया। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका। ठीक है, ओके। अब हम बात करेंगे विभवांतर की। पोटेंशियल डिफरेंस, वैद्युत विभवांतर, वैद्युत विभवांतर की बात करेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस की। पोटेंशियल डिफरेंस है क्या? किन्हीं 2 बिंदु आवेशों के मध्य, किसी चालक में एकांक धन आवेश प्रवाहित होने में किया गया कार्य उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहलाता है। एक बार और सुनेंगे। किसी चालक में किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच एकांक धन आवेश प्रवाहित होने में किया गया कार्य उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहलाता है। कैसे? जैसे अगर 2 पॉइंट, ये ए है और ये बी है, अगर इसमें क्यू कूलम का आवेश प्रवाहित हो रहा है और उसमें वर्क डब्लू जूल हो रहा है, तो इन दोनों बिंदुओं के बीच का जो विभवांतर होगा VA माइनस VB W बटे क्या होगा? Q होगा। क्यू नॉट लिख सकते हैं या आप क्यू भी लिख सकते हैं, कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है ना? तो दोनों बिंदुओं के बीच का क्या कहलाएगा? विभवांतर। इसको लिख सकते हैं डेल्टा V इज इक्वल टू W बाई क्यू नॉट लिख सकते हैं। डेल्टा V इज इक्वल टू W बाई क्यू नॉट। ठीक है ना? तो 2 बिंदुओं के बीच का बात करेगा। विभव और विभवांतर में डिफरेंट ये है कि इन 2 बिंदुओं के बीच का विभवांतर बात करेगा। तो 2 बिंदुओं के बीच का विभवांतर लिखेंगे। किसी चालक में किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच एकांक धन आवेश प्रवाहित होने में किया गया कार्य उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहलाता है। दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहलाता है। इसे V से लिखते हैं। इसका भी मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। इसका मात्रक वोल्ट होता है। ठीक है ना? डेल्टा V इज इक्वल टू W बाई क्यू नॉट। W का मात्रक जूल और आवेश का मात्रक कूलम। तो ये हो जाएगा जूल प्रति कूलम अर्थात वोल्ट। ठीक, तो दे देगा
कि एक चालक में 10 कूलाम का आवेश प्रवाहित हो रहा है, 20 कूलाम का आवेश प्रवाहित हो रहा है, और उसको प्रवाहित होने में दो बिंदुओं के बीच अगर 5 जूल कार्य करना पड़े तो उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर क्या होगा। तो हम जानते हैं दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर का फार्मूला निकालने के लिए VA माइनस VB कर सकते हैं। दोनों पॉइंट ले लेंगे, आप डिफरेंस निकाल लेंगे W/Q, अर्थात W 5 जूल अगर कार्य करना पड़ रहा है, 20 कूलाम का आवेश है तो 5 एकम 5 और 5 जूल को 20, अर्थात 1/4 वोल्ट हो जाएगा। 1/4 वोल्ट हो जाएगा। न्यूमेरिकल इस तरह से देगा, मतलब ये कि आवेश दिया रहेगा आपको और क्या दिया रहेगा, वर्क दिया रहेगा, कार्य दिया रहेगा, तो आप क्या निकाल लेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेंगे, वैद्युत विभवांतर निकाल लेंगे V = W/Q से। मात्रक याद रखेंगे, परिभाषा 1 नंबर में आता है विभवांतर का कि किसी चालक में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच एकांक धनावेश प्रवाहित होने में किया गया कार्य उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहलाता है। इसे V से लिखते हैं, इसका मात्रक वोल्ट होता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका। ठीक है, अब हम बात करेंगे रेजिस्टेंस की। प्रतिरोध की। प्रतिरोध क्या होता है? किसी चालक में धारा के मार्ग में जो रुकावट उत्पन्न करता है उसे हम वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं? किसी चालक में वैद्युत परिपथ के धारा के मार्ग में, वैद्युत परिपथ में धारा के मार्ग में डाली गई रुकावट या बाधा को वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। क्या? किसी चालक में धारा के मार्ग में डाली गई रुकावट या बाधा को वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। इसे R से लिखते हैं, इसे R से डिनोट करते हैं। इसका मात्रक ओम होता है, इसका मात्रक ओम होता है। ठीक है ना, ध्यान देंगे। यदि किसी वैद्युत परिपथ में अगर V वोल्ट, विभवांतर V वोल्ट है और उसमें I एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो जो प्रतिरोध होगा R बराबर V/I होगा। R बराबर क्या होगा? V/I। अर्थात कह सकते हैं हम विभवांतर और धारा के अनुपात को वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहेंगे? विभवांतर और धारा के अनुपात को। किसी चालक में विभवांतर और धारा के अनुपात को भी क्या कहते हैं? वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। वैसे लिख दिए हैं कि किसी चालक में धारा के मार्ग में डाली गई रुकावट या बाधा को वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। इसे R से लिखते हैं, इसका मात्रक ओम होता है। जो भी आपके सर्किट में, आपके घर में जो भी सर्किट जितना भी है, उसमें कोई भी अगर आप फैन जोड़ दिए या फिर और कुछ जोड़ दिए, फैन के अलावा आप बल्ब लगा देते हैं और भी वैद्युत उपकरण जोड़ देते हैं, तो वह क्या करता है? धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करता है। तो लिखे हैं किसी चालक में धारा के मार्ग में डाली गई रुकावट या बाधा को ही हम क्या कहते हैं? वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। उसका संकेत क्या होता है? R होता है। ठीक है ना। मात्रक की बात करेंगे तो R का मात्रक, ये सब SI मात्रक की बात हो रही है। V/I का मात्रक, V/I का मात्रक। विभवांतर का मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। और धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। तो वोल्ट प्रति एम्पियर भी हो जाएगा और क्या हो जाएगा? ओम। R का जो मात्रक होगा वह क्या होगा? ओम होगा।
और क्या होगा, वोल्ट प्रति एम्पियर होगा। ठीक है ना, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। सवाल कैसे बनेगा, कहेगा कि एक वैद्युत परिपथ में 50 वोल्ट का वैद्युत विभवांतर है और उसमें 5 एम्पियर की वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो वैद्युत प्रतिरोध कितना होगा। तो हम जानते हैं R इज इक्वल टू V बटे आई, R बराबर V बटे आई। तो V का मान कितना है, 50 वोल्ट है और I कितना है, 5 एम्पियर है। तो 5 दहा में 50, अर्थात R इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 10 ओम। R बराबर कितना आ जाएगा, 10 ओम। तो आप बस यूनिट आपको पता रहे कि विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है और धारा का मात्रक एम्पियर होता है, तो आप आसानी से न्यूमेरिकल कर लेंगे। प्रश्न में क्या देगा, इन दोनों तीनों क्वांटिटी में किसी दो का वैल्यू दे देगा और एक को पूछेगा। रेजिस्टेंस दे देगा और वोल्टेज दे देगा, तो आपको करंट पूछेगा, धारा कितना होगा, या फिर विभवांतर और धारा दे देगा तो आपको प्रतिरोध पूछेगा, या प्रतिरोध और धारा दे देगा तो विभवांतर पूछेगा। तो आपको जब यूनिट याद रहेगा, मात्रक याद रहेगा, तो आसानी से आप न्यूमेरिकल को कर लेंगे। इसी फार्मूला याद रहना चाहिए। फार्मूला याद रहेगा तो कोई भी सवाल आप आसानी से लगा लेंगे। फार्मूला और मात्रक, आपको ये पता होना चाहिए कि क्या दिया हुआ है आपके प्रश्न में और क्या पूछ रहा है। अगर इस चीज को आप आसानी से समझते हैं तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप कोई भी न्यूमेरिकल फिजिक्स का रहेगा, इस पे बेसिस आप उसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट कर लेंगे इसका, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे विशिष्ट प्रतिरोध की, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की बात करेंगे। विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और धारा घनत्व के अनुपात को हम विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। इसे रो से लिखते हैं। ठीक है ना, विशिष्ट प्रतिरोध क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और धारा घनत्व के अनुपात को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। इसे रो से डिनोट करते हैं, रो से डिनोट करते हैं। इसका मात्रक ओम मीटर होता है। क्या होता है, ओम मीटर होता है। ध्यान देंगे, आपको एक चीज हाई स्कूल में नया मिलेगा, ये रो इज इक्वल टू ई बाई जे। वैसे ई इज इक्वल टू क्या होता है, फार्मूला ई इज इक्वल टू होता है वी बाई एल। ठीक है ना, याद रखेंगे। ई इज इक्वल टू क्या होता है, वी बाई एल। एल जो है चालक की लंबाई है और वी पोटेंशियल है, विभवांतर है, और जे इज इक्वल टू होता है आई बटे ए। अर्थात एकांक एरिया में जो करंट फ्लो होता है, एकांक क्षेत्रफल में जो धारा प्रवाहित होता है, उसे धारा घनत्व कहते हैं। और विभवांतर और ई वी बटे एल जो है के अनुपात को हम क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि वैद्युत क्षेत्र। ठीक है ना, ई इज इक्वल टू वी बटे एल और जे इज इक्वल टू आई बटे ए। ये दोनों चीजें आपको नई मिलेंगी हाई स्कूल के बुक में, ये आपके बुक में नहीं मिलेगा ये दोनों बातें। ठीक है ना, इंटरमीडिएट के बुक में मिलेगा आपको, तो वहां से इसको डिफाइन किया गया है आसान तरीके से कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और धारा घनत्व के अनुपात को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। अभी एक डिफिनेशन आपको और बताया जाएगा, इसका डेरिवेशन यही है। इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो रो बराबर, ये फार्मूला रो बराबर होता है आर ए बटे एल, याद रखेंगे।
इतना ही मिलेगा आपको। ई का मान कितना है, V/L है, और J के जगह I/A लिखेंगे, अर्थात रो बराबर हो जाएगा V/L गुणे A/I। इसको हम आगे बढ़ा के लिख सकते हैं कि V/I इज इक्वल टू A/L। ठीक है ना, इस I को V के नीचे और L को A के नीचे। और चूंकि हम जानते हैं कि R बराबर होता है V/I, ठीक है ना, तो इस V/I के जगह हम क्या लिख सकते हैं, R लिख सकते हैं। तो रो बराबर हो जाएगा R इंटू A अपान L, R इंटू A अपान L, रो इज इक्वल टू। यहां से अगर हम रो का मात्रक की बात करेंगे, रो का मात्रक, तो R का मात्रक क्या होता है, ओम होता है, और एरिया का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है, और लंबाई का मात्रक मीटर होता है। तो मीटर से मीटर कैंसिल होगा तो आ जाएगा आपका ओम मीटर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और धारा घनत्व के अनुपात को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, इसे रो से लिखते हैं। इसका मात्रक ओम मीटर होता है। अगर हम बात कहेगा कि विशिष्ट प्रतिरोध के लिए कह देगा कि आप डिफाइन करिए, जैसे यहाँ पे कंडीशन में दे देगा, विशिष्ट प्रतिरोध की निर्भरता पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद से डिफाइन करते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका। ठीक है, ओके। देखिए तो प्रतिरोध की निर्भरता, प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध की निर्भरता। विशिष्ट प्रतिरोध की निर्भरता किन किन बातों पर डिपेंड करता है। पहला पॉइंट है, यह तार के लंबाई, आर प्रोपोर्शनल एल का मतलब क्या होगा कि जितना ही तार जितना लंबा होगा प्रतिरोध उतना बढ़ेगा, और तार जितना मोटा होगा उसका प्रतिरोध उतना ही क्या होगा, कम होगा। ये आर प्रोपोर्शनल एल और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल में डिफरेंट ये है कि इन दोनों क्वांटिटी के जो वैल्यू होते हैं वो एक साथ बढ़ते हैं, और इस इनवर्सली प्रोपोर्शनल में क्या होता है कि इन दोनों क्वांटिटी में किसी एक का वैल्यू बढ़ेगा और एक का वैल्यू घटेगा। इसको अच्छे से समझ लीजिए। इस पे न्यूमेरिकल बनते हैं आपके, बहुत ही बेहतरीन। कहेगा कि तार की लंबाई को दोगुना कर दिया जाए तो उसका नया प्रतिरोध कितना हो जाएगा। ठीक है ना, इस टाइप का न्यूमेरिकल आता है। तो आर प्रोपोर्शनल एल का मतलब हो गया क्या कि तार जितना लंबा होगा उसका प्रतिरोध उतना ही अधिक होगा, और आर प्रोपोर्शनल 1/A का मतलब यह है कि तार जितना मोटा होगा उसका क्षेत्रफल जितना अधिक होगा उसका प्रतिरोध उतना ही कम होगा। अगर दोनों को मिलाएंगे आप, दोनों को मिलाएंगे तो मिलेगा आपको आर प्रोपोर्शनल L/A। आर प्रोपोर्शनल L/A। आर के जगह हम ये प्रोपोर्शनल के जगह जब हटाएंगे तो कांस्टेंट रखेंगे। क्या कांस्टेंट है, आर इज इक्वल टू रो इंटू L/A, अर्थात ए का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो आर इज इक्वल टू रो इंटू एल मिलेगा, अर्थात RA/L इज इक्वल टू हो जाएगा रो। ये देखिए ये फार्मूला आ गया, रो इज इक्वल टू RA/L, ये वहीं से है। ठीक है ना, और मेन फार्मूला आपका यहीं से निकलेगा, लेकिन एक तरह से यहाँ से भी आप डेराइव कर सकते हैं। ठीक है ना, एक तरह से यहाँ से निगमन कर सकते हैं। अब ध्यान देंगे, कहेगा कि इसको यहाँ से डिफाइन हम कर सकते हैं कैसे कि अगर A बराबर 1 मीटर स्क्वायर हो और L बराबर 1 मीटर हो तो रो मिलेगा हमको RA गुणे 1/1, अर्थात रो इज इक्वल टू R मिलेगा। रो इज इक्वल टू क्या मिलेगा, R। हम कह सकते हैं कि 1 मीटर लंबे और 1 मीटर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले तार के प्रतिरोध को हम विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। सबसे आसान है, क्या है, 1 मीटर लंबे और 1 मीटर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले तार के प्रतिरोध को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। देख रहे हैं यार का वैल्यू जो है रो के बराबर हो जा रहा है कब, जब L बराबर 1 मीटर, तार 1 मीटर लंबा हो और उसका एरिया भी क्या हो, 1 मीटर स्क्वायर हो, तो उस कंडीशन में जो रो होगा R के बराबर होगा। ठीक है, बात समझ पा रहे हैं। और नोट में लिख लेंगे, किसी तार को खींचकर जब
किसी तार को खींचकर n गुना कर दिया जाए, n गुना, जब किसी r ओम के तार के प्रतिरोध को खींचकर, जब किसी r ओम के तार को खींचकर, जब किसी r ओम के तार को खींचकर उसकी प्रारंभिक लंबाई का n गुना कर दिया जाए तो नया प्रतिरोध n स्क्वायर r डैश हो जाएगा। ठीक है, बात समझ लेंगे। जब किसी r ओम के तार के प्रतिरोध खींच करके उसके प्रारंभिक लंबाई का n गुना कर दिया जाए तो नया प्रतिरोध n स्क्वायर r डैश हो जाएगा। इसको समझ लेंगे। कह देगा कि 2 ओम का तार का प्रतिरोध है, उसको खींच करके 2 गुना कर दिया गया है, तो उस तार का नया प्रतिरोध कितना हो जाएगा। तो 2 गुना मतलब n, 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना कह देगा, और 2 ओम पहले से दिया रहेगा, तो नया प्रतिरोध पूछेगा तो n स्क्वायर r डैश हो जाएगा, अर्थात 2 गुना 4, 4 गुना 8 ओम हो जाएगा। ठीक है ना। इस बेस पे बहुविकल्पी में प्रश्न आ सकते हैं, तो आप ट्रिक के माध्यम से इस पे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इसको इरेज करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक हो गया। ध्यान देंगे, अब हम बात करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, प्रतिरोधों का संयोजन। ये लास्ट टॉपिक होगा हमारा, प्रतिरोधों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। प्रतिरोधों को संयोजन करने के लिए 2 तरीके हैं, एक है श्रेणी क्रम और एक है समांतर क्रम। इसको बोलेंगे इन सीरीज, इसको बोलेंगे इन पैरेलल। ठीक है ना, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। श्रेणी क्रम क्या है कि प्रतिरोधों को जोड़ने का एक मेथड है, प्रतिरोधों को एक लाइन से जोड़ दिया जाएगा। जैसे समझेंगे, ये रेजिस्टेंस का सिंबल है, ध्यान देंगे। वैद्युत परिपथ में रेजिस्टेंस को इसी से डिनोट करेंगे हम लोग। कुंजी है, ये बैटरी का सिंबल है, ये कुंजी है और ये बैटरी का सिंबल है। ये R1, R2 और ये R3। ठीक है ना। करंट जो है हाई फ्लो हो रहा है। ठीक, बैटरी से जितना धारा देंगे उतना धारा वापस कर देते हैं। नियम जानिए, लिखेंगे कि माना, लिखेंगे श्रेणी क्रम में जोड़े जाने वाले प्रतिरोधों को, इसको हम मान लेते हैं A, इसको B, इसको C, इसको D। ठीक है ना। अलग अलग जो भी R1, R2, R3 है, बिंदुओं पर इस तरह से हम प्रतिरोधों को जोड़ देंगे। इस क्रम में जोड़े जाने वाले प्रतिरोधों को एक सिरे को एक बिंदु से, दूसरे सिरे को दूसरे बिंदु से जोड़ते हैं। ठीक है ना। और सभी प्रतिरोधों के बीच एक ही धारा प्रवाहित होता है, अर्थात नोट में लिख लेंगे आप, श्रेणी क्रम में धारा समान होता है।
श्रेणी क्रम में धारा समान होता है, मतलब सभी प्रतिरोधों में एक ही धारा प्रवाहित होगा, वह भी I। और वोल्टेज क्या होगा, सबका अलग अलग होगा। यहाँ पे वोल्टेज कुछ और होगा, यहाँ पे वोल्टेज कुछ और होगा, और यहाँ पे वोल्टेज कुछ और होगा, अलग अलग वोल्टेज होगा। और वोल्टेज बैटरी द्वारा लगाया गया विभवांतर भी वोल्ट है। तो लिखेंगे कैसे, लिखेंगे प्रतिरोध R1 के सिरों का बीच का विभवांतर। कहानी जैसा लिखना रहेगा तो आप लिखेंगे दिए गए चित्रानुसार R1, R2, R3 ओम के प्रतिरोधों को क्रमशः श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है तथा बैटरी द्वारा लगाया गया विभवांतर भी वोल्ट है। ठीक, तो इस संयोजन में हम क्या करेंगे, अलग अलग सिरों के बीच का वोल्टेज कैलकुलेट कर लेंगे, अलग अलग सिरों के बीच विभवांतर की गणना कर लेंगे। तो विभवांतर लिखेंगे प्रतिरोध R1 के सिरों के बीच का विभवांतर, प्रतिरोध R1 के सिरों के बीच का विभवांतर V1 इक्वल टू हो जाएगा IR1। इसी प्रकार प्रतिरोध R2 के सिरों के बीच का विभवांतर, R2 के सिरों के बीच का विभवांतर V2 इक्वल टू IR2 हो जाएगा। इसी प्रकार प्रतिरोध R3 के सिरों के बीच का विभवांतर V3 इक्वल टू IR3 हो जाएगा। इसलिए परिपथ का कुल विभवांतर, इसलिए परिपथ का कुल विभवांतर V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अगर लिखने में समस्या होगा, अक्षर स्पष्ट न हो तो आवाज क्लियर सुनिए, ठीक है ना। V1 प्लस V2 प्लस V3 सबको तीनों विभवांतर को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। अर्थात V इक्वल टू V1 का मान कितना है IR1 प्लस V2 का मान IR2 प्लस V3 का मान IR3। इसलिए V इक्वल टू ये हो जाएगा IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, ठीक है ना। चूंकि ओम के नियम से जानते हैं V बराबर I इंटू R, और ओम का नियम आप अभी तक पढ़े नहीं हैं तो अभी उसको तुरंत बता दिया जाएगा कि इन्हीं दो ओम का नियम है कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं अपवर्तित रहें, जैसे ताप दाब आदि में चेंज न किया जाए, परिवर्तन न किया जाए, तो चालक के सिरों के बीच का जो विभवांतर है और उसमें बहने वाली धारा का अनुपात जो होता है वह कांस्टेंट होता है, जिसे हम ओम का नियम कहते हैं, V प्रोपोर्शनल I। इसे क्या कहते हैं, ओम का नियम कहते हैं, इसे ओम का नियम कहते हैं। ध्यान देंगे, एक बार ध्यान से सुन लीजिए कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप दाब आदि में परिवर्तन न किया जाए तो चालक के सिरों के बीच लगाया गया विभवांतर तथा उसमें बहने वाली धारा का अनुपात एक क्या होता है, कांस्टेंट होता है। इसे ओम का नियम कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, ओम का नियम कहते हैं। तो ओम के नियम से आप देखेंगे कि V इक्वल टू IR, अर्थात V इक्वल टू I और ये R एक कांस्टेंट हो जाएगा। तो V इक्वल टू I का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो I इंटू क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। I इंटू क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। तो V की जगह I इंटू R लिख सकते हैं, ये ओम के नियम से। तो इसके जगह पे लिखेंगे I इंटू R इज इक्वल टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। सब में I है, I को क्या करेंगे, कैंसिल कर लेंगे, कॉमन करके काटिए या फिर ऐसे काट दीजिए। तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। अर्थात श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोधों का जो तुल्य प्रतिरोध होता है अलग अलग प्रतिरोधों के योगफल के क्या होता है, बराबर होता है। R1 प्लस R2 प्लस R3 इज इक्वल टू क्या हो गया, R हो गया। न्यूमेरिकल कैसे करेंगे, एक लाइन में समझिए कि यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस, यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस, यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस दे दिया है, फिर बैटरी द्वारा लगाया गया विभवांतर दे दिया है V बराबर 10 वोल्ट दे दिया है, चाहे कुछ भी दे दिया है। बैटरी द्वारा लगाया गया विभवांतर V वोल्ट है। अगर इसमें 5 एम्पियर की धारा बह रही है, ये 5 ओम है, ये भी 5 ओम है, ये भी 5 ओम है, सब 5-5 ओम है। कह दिया कि बिंदु
ए और बिंदु बी के बीच कुल कितने प्रतिरोध हैं, तो सबको क्या करेंगे, R1 R2 R3 सबको जोड़ लेंगे। 5 + 5 + 5 अर्थात हो जाएगा 10 5 15 ओम। कितना हो जाएगा, 15 ओम हो जाएगा। इसी तरह से 2 ओम 3 ओम 4 ओम 5 ओम कुछ भी दे सकता है उसके जगह पे, तो आप घबराए नहीं, बस क्या करें R1 + R2 + R3 कर दें। हाँ, एक चीज इंपॉर्टेंट है, क्या, करंट जो होगा सब में समान होगा, लेकिन जो वोल्टेज होगा सब रेजिस्टेंस में अलग अलग होगा। अर्थात जो विभवांतर होगा, विभवांतर अलग अलग होगा। और विभवांतर गणना करने के लिए हम क्या करेंगे, V1 = IR1 कर देंगे। जैसे 5 ओम के बीच कहेगा विभवांतर गणना करने के लिए, तो धारा हमारा 5 एम्पियर रहेगा। अब गुणे क्या करेंगे, इस 5 को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 5 × 5 = 25 वोल्ट हो जाएगा। ठीक, इसी तरह से 5 वोल्ट और 5 ओम और 5 ओम इनके बीच भी अगर कहेगा कि बताइए कितना वोल्टेज कितना विभवांतर है, तो अलग अलग सिरों के बीच अलग अलग प्रतिरोधों में अलग अलग हम क्या करेंगे, विभवांतर निकालेंगे। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट कर लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ध्यान देंगे, समांतर क्रम की बात करते हैं। प्रतिरोधों के जोड़ने का समांतर क्रम क्या है। इस तरह के प्रतिरोधों को इस तरह से ऊपर नीचे जोड़ करके एक सिरे को एक बिंदु से दूसरे सिरे को दूसरे बिंदु पर समायोजित कर लेते हैं। ठीक है ना, और बैटरी जोड़ लेते हैं। करंट जो होगा इसमें I1 है, इसमें I2 है और इसमें I3 है। ये R1 है रेजिस्टेंस, R2 है और ये रेजिस्टेंस R3 है। ठीक है ना, ये बिंदु ए मान लेते हैं, ये बिंदु बी मान लेते हैं। करंट इसमें फ्लो हो रहा है। ठीक, वोल्टेज द्वारा बैटरी विभवांतर V वोल्ट है। कहानी टाइप में अगर लिखना है, पन्ना भरना है, तो आपको लिखना पड़ेगा दिए गए चित्रानुसार R1 R2 R3 ओम के 3 प्रतिरोध क्रमशः समांतर क्रम में जोड़े गए हैं और सभी प्रतिरोधों के बीच अलग अलग धाराएं प्रवाहित हो रही हैं। प्रतिरोध R1 में जो प्रवाहित होने वाली धारा है I1, प्रतिरोध R2 में I2 धारा प्रवाहित हो रही है और प्रतिरोध R3 में I3 धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है ना, ये अलग अलग धाराएं प्रवाहित हो रही हैं और बैटरी द्वारा लगाया गया विभवांतर V वोल्ट है। तो हम बताए हैं आपको कि इसके पिछले वाले में कि श्रेणी क्रम में धारा समान होता था और इसमें जो होगा सभी प्रतिरोधों के बीच एक ही विभवांतर स्थापित होता है और धारा क्या होता है, अलग अलग होता है। तो जिसमें धारा समान था उसमें विभवांतर निकाले हैं, इसमें विभवांतर समान है तो क्या करेंगे, सभी प्रतिरोधों के बीच धारा का गणना करेंगे। इंपॉर्टेंट है, ये याद रखेंगे। ठीक है ना, बस इसी पे न्यूमेरिकल बनेगा, न्यूमेरिकल इसी पे बनेगा। कहेगा कि ऐसे चित्र बना के दे देगा, कहेगा कि तुल्य प्रतिरोध की गणना कीजिए, तो तुल्य प्रतिरोध की गणना करने वाले हैं हम। जो फार्मूला मिलेगा आपको 1/8